जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट की मीटिंग भी है इसी महीने में, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली में केसेस नहीं है इवन आफ्टर दिवाली। पूरे इंडिया में ऑल ओवर केसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और अब तो सबको वैक्सीन भी लग चुकी है। यस, या नहीं लगी है? मोस्ट ऑफ लग गई। राइट, एटलीस्ट एक तो लग सबको लगी होगी, है ना? तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या बात की थी, मैं आपको एक वो छोटा सा रिकैप दूंगा। इनकम अंडर हेड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हमने सबसे पहले क्या बात की, हमने बात की सेक्शन 22 की। यस और नो? यस सर। ठीक है, सेक्शन 22 में हमने बात की, सेक्शन 22 इज नथिंग बट इट्स अ चार्जिंग सेक्शन, राइट? सेक्शन 22 से जो हमें कुछ ग्लिम्स मिले, और द मेजर कंपोनेंट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली, they were house property must be a property, yes or no? House property must be a property. किस तरह की प्रॉपर्टी? बिल्डिंग, लैंड, अपार्टमेंट। Yes, building, land, appertainent thereto. I'll explain this, just give me a second. हमने बात की हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा, राइट? यानी हाउस प्रॉपर्टी की एक एनुअल वैल्यू होगी जिस पे टैक्स लगेगा, और इस टैक्स को कौन पे करेगा? दी एसएससी। यस, दी एसएससी must be the owner of the property, and after giving deduction under section 24, after giving deduction under section 24. Am I clear everyone? मेजरली अभी तक हमने ये बात की, ठीक है? यस सर। तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं, बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेनिंग देयरटू का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है द वेरी लेमन एक्सप्रेशन ऑफ दिस बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेनिंग देयरटू? सो अपार्टमेंट का मतलब तो अटैच होता है ना, कि लैंड एंड बिल्डिंग मतलब अटैच्ड है, मतलब लैंड एंड प्रॉपर्टी। वेरी गुड, ठीक है। अब हम एक मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी है, and this is the house, ठीक है? This is exactly I mean the portion of the house is this, what house property ये है, और ये खाली ये सिर्फ एक लैंड है। Now what is this? What is this? ये तो हाउस प्रॉपर्टी है ही है, ठीक है? क्या ये जो लैंड है, ये वाला पोर्शन विच इज मोर देन 80% ऑफ द टोटल एरिया, can we consider this land as a house property? यस सर। Okay, fine, ठीक है। Now, this is the house property and this is garden, आप कह सकते हैं, lawn कह सकते हैं, it's a lawn. Now, what is this? Lawn. Can we consider this lawn or the garden or land as a house property? यस सर। तो यानी दोनों ही केसेस में we can call it building land pertaining thereto. Answer is no. If you look at the very first case, मुझे very first case अगर आप देखें, land appertaining thereto building है या building land appertaining thereto land है? This is very important. Building land appertaining to होना चाहिए, यानी building सटी होनी चाहिए किससे? सटा होना मतलब अटैच होना चाहिए किससे? लैंड से, ना कि लैंड बिल्डिंग से अटैच होनी चाहिए।
इसका बेसिक मतलब ये है, द हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन मस्ट बी ऑलवेज कंसीडरेबल इन पोर्शन, यानी हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट केस को देखें तो फर्स्ट केस में क्या लैंड बिल्डिंग से अटैच लग रहा है, हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग से अटैच, लैंड से अटैच लग रही है? हाउस प्रॉपर्टी लैंड से। नहीं, आई एम सेइंग लैंड का पोर्शन ज्यादा है ना बच्चे। इफ यू यस लुक एट दिस एरिया, लैंड एरिया फॉर एग्जांपल इट इज 80% एंड द हाउस कंप्राइजेस ओनली 20%। तो जो भी मेजर एरिया होगा हम उसे तो कंसीडर करेंगे ना, कि ये मेजर एरिया इस हाउस से अटैच है, राइट, लैंड हाउस से अटैच है। तो इन फर्स्ट केस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इस फर्स्ट केस में क्या कहा जाएगा, लैंड बिल्डिंग अपॉर्टेन, लैंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। लेकिन हमें क्या चाहिए सेक्शन 22 में, हमें चाहिए बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। एम आई क्लियर इन क्लास? ठीक है, यस और नो? यस सर। कहने का सीधा सा मतलब एक है कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लैंड अटैच है, then the house property, the portion of the house property must be considerable in comparison to land. Only then it will be considered as building land pertaining thereto. In first case, land is attached with building, not the building is attached with land, because the land portion is very large in comparison to the house property. Now, in second case, as you can see, the house property portion, for example, is 90%, not 90%, it is 75%, for example. And this consider only 25%. Now we can say the house property is attached with this land. Yes or no? तो ये वाला केस हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेनेंट। समझ आया सबको? समझ आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो बुक्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया एग्जाम्पल से, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका देखो बेसिकली ये डिफरेंशिएट करने का एक सीधा सा मतलब ये है, आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग नाउ। इन फर्स्ट केस, if you have any income from this land portion, if you have any income from this land portion, the question is where this income from this land should be taxable. Yes or no? इसलिए तो हम इतनी सारी टेक्निकलिटीज देख रहे हैं ना। हाउस प्रॉपर्टी वाला तो हमें क्लियर है, द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी पार्ट मस्ट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। बट व्हाट अबाउट दिस लैंड इन फर्स्ट केस? देखो, ये लैंड हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा है या नहीं है, बताइए। नहीं है। नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे बताइए? अदर Income सोर्सेज from other. Exactly. So in this case, in this case, हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 22, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ तो। बट एज फार एज दिस लैंड इज कंसर्न, बच्चे ये वाला आपका टैक्सेबल हो सकता है अलग अलग जगह पर, या तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो सकता है, डिपेंड करता है केस क्या होगा अदर सोर्सेज में, या फिर or this can be taxable under PGPP। ठीक है, अगर ये आपका बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी है। नाउ लुक एट दिस केस। नाउ इन सेकंड केस कंप्राइजेस बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू, बिल्डिंग से अटैच होने वाली लैंड। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी इनकम फ्रॉम दिस लॉन, राइट, आप इस लॉन को फॉर एग्जांपल शादियां होती हैं आपके यहाँ पर, आपने ये लॉन क्या कर दिया, आपने किराए पर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप लाइक बैंकेट हॉल की तरह आप इसे यूज करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? यस। राइट, अभी तो शादियों का सीजन भी है। ठीक है, तो मेरे यहाँ भी एक शादी है, तो लाइक अब ऐसे केस में अगर आप किसी एरिया में जाएं और वहां पे आप देखें कि जो लॉन है, इस लॉन से होने वाली इनकम क्या होगी, इस लोन से होने वाली इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, क्या लगता है? वेयर इट शुड बी टैक्सेबल? हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड, इट शुड बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, ना कि लैंड हाउस प्रॉपर्टी से अटैच्ड है। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो तो हाउस प्रॉपर्टी में होगी ही होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, राइट? बट द मेन क्वेश्चन अबाउट दिस लैंड, पीस ऑफ लैंड, where it should be taxable, because it's a building land appertaining thereto,
therefore it should be taxable under house property under section 22 only. समझ आया या नहीं? Yes, sir. आई थिंक ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। नहीं, डिस्कस मुझे किया? ये वाला अच्छा नहीं पता था। अच्छा फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. कि आई थिंक शायद मिस आउट हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे याद सर था। हाँ जी बोले। सर ये जो बिल्डिंग और ये वाला लैंड अपर्टेनिंग देयर टू है, इसमें सर बुक में तो और दिया हुआ है ना इनके बीच में, तो उससे सर कोई इनके इफेक्ट नहीं बीच में पड़ेगा? और यस हाँ सर बिल्डिंग और अगर लैंड ए दिया, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है या तो बिल्डिंग हो सिर्फ, या बिल्डिंग के साथ लैंड अपॉर्टेनिंग देयर टू हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब आपका घर है, मान लीजिए मेरा घर है, लाइक इट्स अ 3 BHK, तो मेरे साथ कोई अलग से कोई लैंड नहीं है, इट्स जस्ट 3 BHK। ठीक है, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो हाउस प्रॉपर्टी, राइट? यस और नो? यस सर। अगर हम 3 BHK की बात करें तो 3 BHK जो होगा जिसमें आपके रूम्स हैं, किचन है, वॉशरूम है, आपके बेडरूम है, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी, इसमें कोई लैंड अलग से अटैच नहीं है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं ना बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे मैं और मुझे लगाना चाहिए बिल्डिंग और लैंड अपर देन इनटू, एम आई क्लियर? यानी या तो सिर्फ बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से अटैच होती कोई लैंड भी हो। आई होप आई एम नाउ क्लियर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। गुड, ठीक है, तो ये, सर हाँ जी बोलिए। बट अगर इसमें 50-50 हो तो क्या करेंगे? अब 50-50 केस हो, इसके लिए एक्चुअली केस स्टडी है जो हमें करनी है। केस स्टडी हाउस प्रॉपर्टी की केस स्टडी है कि हाउ टू डिसाइड द मेजर पोर्शन ऑफ द एरिया। ये तो मैंने आपको क्लियर केसेस बता दिए कि हाउस प्रॉपर्टी 75% है, लॉन 25% है, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी इज अ कंसिडरेबल एरिया। बट इफ इट इज 50-50%, तो मेनली मैं आपको एक थोड़ा सा क्रक्स दे रहा हूँ इसका केस स्टडी का, जो हमें करनी भी है केस स्टडी, विच इज द वेरी लास्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस। उसमें हम इस तरह से डिसाइड करते हैं व्हाट इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर इनकम। आपका जो इनकम का मेजर पोर्शन है वो किस सोर्स से आता है? क्या वो बिजनेस प्रोफेशन से आता है या आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम से आता है? उस बात पे डिसाइड किया जाएगा कि इस ऐसे केसेस में 50-50% वाले केसेस में कैसे डिसाइड किया जाए। ठीक है, वी विल सी इट इन अ केस स्टडी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बढ़े, आगे चलें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इफ लाइक जो सेकंड केस में हाउस प्रॉपर्टी 75% है एंड लॉन 20% है, बट इफ हमारी ज़्यादा इनकम लॉन से आ रही हो, सो देन क्या करेंगे हम? नहीं, उस केस में बचे, अगर ऐसा कोई क्लियर कट केस है जिसमें हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन इज कंसीडरेबल, तो फिर भी लोन से आपको हो सकता है आप हाउस प्रॉपर्टी में मुझे रहते हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट। यू आर रिसाइडिंग इन द हाउस प्रॉपर्टी, इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो कोई बात नहीं, लोन से होने वाली इनकम को फिर भी यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा क्योंकि आप उसे रेंट पे दे रहे हैं ना। आर गेट माय पॉइंट? ओके सर। आई होप आइडिया इज क्लियर क्लास। ठीक है, यस सर। ठीक है, हाँ इसमें भी एक टेक्निकल केस है, आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू। इसमें भी एक टेक्निकल केस रहेगा जो मॉल्स के केसेस में एप्लीकेबल होता है। लाइक आपने देखा होगा ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मॉल्स में एक शॉप्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो somebody really they own those shops, जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो ब्रांड ओन करते हैं उसको, वो लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो उसका भी एक केस है जो केस स्टडी में ही हम एक डिस्कस करेंगे इन 5th यूनिट। ठीक है, अगर ऐसा केस है कि आपकी इनकम अलग अलग मॉल की शॉप से आ रही है तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिफ्थ में देखेंगे केस लॉज। ओके, आगे चलें। यस, ठीक यस है, सर। ओके, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इन केस इफ यू वांट। टेकन सर। नाउ next part is this. साथ में हमने एक बात की, हमने जैसे देखा अभी लास्ट स्क्रीन पर, व्हाट वाज सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हमें पता लगा कि हमें किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। यानी इफ आई want to know, if I want to calculate the income from house property, and how would I calculate this income from the head house property?
house property. Then how would we do that? अच्छा कैसे करेंगे बताइए. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसे. First of all, the very first thing, how we are going to do this? बताइए. So सर first एनुअल वैल्यू निकालेंगे. Exactly. So we have to focus on what annual value of the house property. ठीक है? Annual value of the house property. It is very important. Annual value of the house property. Just give me a second. So first of all, gross annual value, right? Yes, class. यही तो देखा ना हमने कि gross annual values को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नहीं? Yes, sir. यस सर. किस सेक्शन में देखते हैं gross annual value को? How to calculate, how to come up with a gross annual value? Section 23. Very good. Under section 23. Once we calculate the gross annual value, thereafter we deduct municipal taxes. The municipal taxes, obviously, they are based on the municipal value only, right? Basically, it's a house property tax, okay, which is charged by the cantonment or not cantonment, municipal jurisdiction of the counseling area. ठीक है, जो भी काउंसलर होते हैं, ठीक है, जो उनका jurisdiction होता है उसके हिसाब से आपका municipal taxes वहाँ पे लगता है. जैसे दिल्ली में the place where I stay, it's a South Delhi. साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो यहाँ पे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है जो भी हाउस प्रॉपर्टीज है उन पर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करना. तो म्युनिसिपल टैक्सेस आप डिडक्ट करेंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपने सेक्शन 23 से कैलकुलेट किया है, यू हैव टू डिडक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम द म्युनिसिपल टैक्सेस. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द म्युनिसिपल टैक्सेस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है. टू इंपॉर्टेंट थिंग. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट thing about the municipal taxes is, the very first thing is this. इस municipal taxes का क्या किया जाए, ये taxes किस बेस पर आप चार्ज कर सकते हैं. The very first thing, this tax is always based on actual payment basis. इस पर actual payment basis. इसका मतलब क्या होगा? अच्छा दिविशा है क्लास में? दिविशा? यस सर. हाँ जी बताइए, एक्चुअल पेमेंट बेसिस का मतलब क्या होगा? सर डोंट नो. कोशिश कीजिए, आपके ऊपर टैक्स लग गया है. एक्चुअल पेमेंट बेसिस, व्हाट डज मीन बाय दिस एक्चुअल पेमेंट बेसिस? सर मतलब कोई हमारे ऊपर टैक्स लग गया है, राइट? तो yes. शायद मतलब हमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. फॉर एग्जांपल योर म्युनिसिपल टैक्सेस दे आर ड्यू. ड्यू का मतलब पता है ना, जब आपको देने हैं, ठीक है. they have the right to they got the right to ask the tax, ठीक है. and we always have the due date written on like any electricity bill, और आप कह सकते हैं जो आपकी PNG होती है उसके ऊपर भी आपका ड्यू डेट मेंशन होता है. इसका मतलब आपको इस डेट तक वो पेमेंट करनी है, ठीक है. तो म्युनिसिपल टैक्सेस दे आर नॉट डिडक्टेबल ऑन ड्यू बेसिस, whereas they are deductible on actual payment basis. इसका मतलब है बच्चे, अगर आपने एक्चुअल पेमेंट की है इन टैक्सेस की, तभी आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं. अदरवाइज कितना भी ड्यू हो जाए, 10 साल का म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू है आपके ऊपर, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 साल का 10 लाख म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू है फॉर एग्जांपल, आप पे नहीं कर रहे, तो क्या मिलेगा बताइए? नो सर. नहीं मिलेगा, ठीक है. तो इसका मतलब है एक्चुअल पेमेंट बेसिस, यानी आप प्रीवियस ईयर में अगर आपने पेमेंट की, मिलेगा. क्वेश्चन में ये भी हो सकता है 50 साल का म्युनिसिपल टैक्सेस था, sorry, for last 50 years the municipal taxes they were due, but what you have done, you have paid the 50 years municipal taxes in the previous year 2020-21 only. आपने एक साथ पे कर दिया, तो क्या पूरे 50 साल का एक साथ मिल जाएगा डिडक्शन? बताइए बताइए. yes sir. Yes. बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. आपने पिछले 10 साल का एक साथ पे किया हो, 50 साल का या 100 साल का भी अगर आपने एक साथ पे किया इन द प्रीवियस ईयर, यू विल गेट द डिडक्शन. बिकॉज द म्युनिसिपल टैक्सेस, देखिए हमेशा जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं ना, हमेशा एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्टेबल होते हैं. क्यों? इसके पीछे मतलब क्या है कि आपको टैक्स देना है, आप टैक्स नहीं दे रहे और उसके बाद भी आप डिडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखो डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने उसे एक्चुअली पे किया होगा,
Are you getting my point, class? Everyone, so far so good? सबको समझ आ Yes, रहा sir. है? ठीक है? Yes, sir. एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर क्वेश्चन में भले ही कितना लिखा हो कि 10 साल का ड्यू है, आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है? आप अगर क्वेश्चन में लिखा है 50 साल का एक साथ आपने पे कर दिया इन द प्रीवियस 2020-21, सारा का सारा आप डिडक्ट करेंगे, ठीक है? दिस इज द एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ये मतलब है इसका। एंड द सेकंड केस ऑफ द म्युनिसिपल टैक्सेस इज इट मस्ट बी पेड बाय ओनर, इट मस्ट बी पेड बाय ओनर। भाई ओनर को ही पे करना है, देखो ओनर की इनकम पे तो टैक्स लग रहा है ना, इट इज द ओनर whose net annual value is going to be decided, what is his net annual value, right? तो अगर ओनर ही उस टैक्स को पे करेगा तभी इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, इग्नोर कर दो। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, कंसीडर कर लो। हाफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, हाफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, ओनली हाफ कंसीडर करो। एम आई क्लियर क्लास? यस, यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर टेनेंट करता है तब भी कंसीडर नहीं करना, और अगर एनी अदर पर्सन, यानी ये भी दिया रहता है कई बार कि जो प्रीवियस टेनेंट था ना उसने पे कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो तब भी नहीं, एनी अदर पर्सन। अगर ओनर की जेब से गया है तभी उसको, क्योंकि उसकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, उसकी इनकम पे डिडक्शन मिल रहा है, तो वो पे करेगा तभी मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस और नो? भाई सबको समझ आया म्युनिसिपल टैक्सेस का? ठीक है, गुड। जैसे ही आपने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, और एक 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 नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी बोलिए। आपने भी कहा था ना कि अगर 50-50 पे कर रहे हो तो सिर्फ हम ओनर वाला कंसिडर करेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, हम ओनर वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, एक और पॉइंट है जो आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, बट मैं भी बता देता हूँ। म्युनिसिपल टैक्सेस आर बेस्ड ऑन विच वैल्यू? म्युनिसिपल टैक्सेस बेस्ड ऑन विच वैल्यू? म्युनिसिपल। वेरी गुड, म्युनिसिपल वैल्यू। फिर कई बार ना क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में बोल देगा म्युनिसिपल टैक्सेस आर 10%, सिर्फ इतना। भाई किसका 10%? एक्चुअल रेंट का 10%, फेयर वैल्यू का 10%, स्टैंडर्ड रेंट का 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का। ऑब्वियसली म्युनिसिपल टैक्सेस आर बेस्ड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ही हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, then what we have got, we will have this net annual value. We'll get net annual value. Net annual value ये हमें मिल गई माइनस करने के बाद। Am I clear class? ठीक है? यस Yes, सर। sir. इसके बाद बचे हम क्या देखेंगे? देखो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ध्यान रखिए। हम सेक्शन 22 देख चुके हैं, सेक्शन 23 भी ऑलमोस्ट देख चुके हैं, बस उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। Once you get the net annual value, thereafter there are specific deductions. आपको याद होगा सेक्शन 16 was the reduction of which section 16 was reduction of सैलरी। salary specific. इसी वे में we have house property specific deduction under section 24। under section 24. After calculating, once you get the net annual value, you will get section 24 deduction, and there are two components of this section 24 deduction. Section 24A, सेक्शन 24A easiest, जो भी नेट एनुअल वैल्यू आया, जितना भी नेट एनुअल वैल्यू आया उसका 30%, कितना? 30% ऑफ नेट एनुअल। यानी अगर आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है 1 लाख, तो सेक्शन 24A में डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 30,000। ठीक है? तो ये है क्या, इसका एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। व्हाट इज दिस सेक्शन 24A डिडक्शन? देखिए, आप अगर ओनर है हाउस प्रॉपर्टी के, आपको कुछ मेंटेनेंस करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी के। आपके किराएदार ने फोन किया कि सर मेरी मोटर खराब हो गई, ठीक है, आप मोटर रिपेयर कराएंगे। आपके टेनेंट ने फोन किया कि कुछ लाइक वाइट वॉश कराना है, उन्होंने वाइट वॉश करा दिया। कुछ खराबी आ गई, पानी के जो नलके होते हैं ठीक है वो खराब हो गए, टंकी खराब हो गई, टंकी रिप्लेस कराई, तो उसके भी तो कुछ खर्चे हैं ना? यस और नो? There are a few expenditures which are borne by the owner, and therefore the government says कि भाई हमें कोई हिसाब नहीं रखना कि आपको 1 रुपए का चाहिए डिडक्शन, 2 रुपए का चाहिए डिडक्शन, 10 रुपए का चाहिए, आपने मोटर ठीक कराई तो 10,000 का डिडक्शन चाहिए। नो, हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना दे रहे हैं?
30%. Is that clear? ठीक है, Yes, sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे हैं हमसे, अब आगे मत मांग लेना कुछ भी, सिर्फ हम 30% देंगे। अब आपकी मोटर का खर्चा 10,000 आया हो 10 लाख आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू का कितना 30%, दिस इज दैट सेक्शन 24A डिडक्शन। एम आई क्लियर इनफ क्लास? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको मिल गया डिडक्शन, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है सेक्शन 24B। इसमें हमें 2 क्लासेस लगेंगी और यही है सिर्फ जो है रहता है, यानी अगर मैंने आपको सेक्शन 24B बता दिया आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं छोटी 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 छोटी, बट वी विल डू देम, ठीक है। नाउ सेक्शन 24B, भाई आपने हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए इंटरेस्ट लोन लिया होगा, लोन पे इंटरेस्ट भी दे रहे होंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट यू हैव टेकन अ लोन एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट आपने लिया, सॉरी आपने लोन लिया और आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है देखो हम चाहते हैं सबका घर हो अपना, ठीक है। इसलिए अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की या एक्वायर की, 2 चीजें हो सकती है ना, वेदर यू हैव कंस्ट्रक्ट द हाउस प्रॉपर्टी और यू हैव एक्वायर द हाउस प्रॉपर्टी, और कोई तीसरा तरीका नहीं होगा, या तो आप खुद बनाएंगे या आप एक्वायर करेंगे। उसको करने के लिए आपने क्या किया, लोन लिया, लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है वी कैन गिव यू डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। हम आपको देंगे सेक्शन 24B में डिडक्शन, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes, ये sir. 2 तरह की प्रॉपर्टीज पे दिया जा सकता है, देखिए ध्यान रखना, 2 तरह की प्रॉपर्टी। अच्छा, आप जो प्रॉपर्टी बनाएंगे उनके 2 ही तो यूजेस कर सकते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं बताइए। या तो आप लेट आउट करेंगे, यस, या तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी या फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी कि जो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी बच्चे आपको सेक्शन 24B में, जो भी डिडक्शन मिलेगी आप डिसाइड करेंगे क्या लेट आउट प्रॉपर्टी है वो प्रीवियस ईयर में। देखिए प्रीवियस ईयर में लेट आउट होना जरूरी है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक साल में एक प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकती है, नेक्स्ट ईयर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। एम आई क्लियर इनफ क्लास? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई तो वो लेट आउट ही रहेगी हमेशा, नहीं, बट हाँ एक साल में अगर वो लेट आउट है तो थ्रू आउट द ईयर द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड लेट आउट प्रॉपर्टी ओनली। If the property is self-occupied property throughout the year, that property will be considered only self-occupied property. Am I clear? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है और आप उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसके कुछ अलग रूल्स हैं, थोड़े से अलग रूल, डिफरेंट रूल्स। कितना इंटरेस्ट मिल जाए, कितने इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाए, एक तरह से मैं आपको अभी बता देता हूँ, अनलिमिटेड। कितना? अनलिमिटेड। किस पर? लेट आउट प्रॉपर्टी पर। यानी when we will do section 24B and we will calculate interest on loan, आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर कितना डिडक्शन मिल सकता है, what is the maximum limit of interest we can avail under section 24B, and what I'll say it depends। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है जो भी कैलकुलेशन में है सारा मिल जाएगा। आई होप यू आर फॉलोइंग मी ऑल राइट, सबको समझ आ रहा है? यस सर। देखो अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो कि मैं थोड़ा डिफिकल्ट वे में पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो। किसी को नहीं समझ आ रहा वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठे रहेंगे क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में, क्योंकि ये सारे डिस्कशन बार बार नहीं होंगे, गिवन हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो रिवाइज तो ड्यू में अगर इनकम टैक्स का सिलेबस हो ही जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, बट रिवीजन का तो आप छोड़ ही दीजिए, रिवीजन के लिए तो मेरे लेक्चर्स होंगे जो आप देख लेंगे, ठीक है, वही आपके रिवीजन के लिए एक अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई अलग से क्लास में हम रिवाइज चीजें अब नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें अनलिमिटेड जो भी कैलकुलेशन होगी सेक्शन 24B की, जितनी भी कैलकुलेशन होगी हम सारा का सारा दे देंगे। बट इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड वी हैव अ डिफरेंट रूल्स, और उसके रूल बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। वैसे मेजर केसेस में इट इज मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। कितना मैक्सिमम? कितना? 2 lakh rupees. यानी कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इन अ प्रीवियस ईयर, यू हैव पेड इंटरेस्ट
आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है अंडर सेक्शन 24B 3 लाख, भाई 2 लाख ही मिलेगा, वो भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो 30,000 मिलेगा, कितना एल्स 30,000। Am I clear class? यस सर सर। एल के आगे क्या लिखा है आपने? हाँ जी, सर एल्स के आगे क्या लिखा है आपने? इट्स 30K, इट मीन्स 30,000, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेक्शन 24B नहीं बताऊंगा, बट मैंने आपको काफी जनरल आइडिया दे दिया है अबाउट सेक्शन 24B, राइट? दिस क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये सब करने के बाद आपने ये सब कुछ किया, आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा इन लास्ट क्लास, वो अभी हम दोबारा देखेंगे कैसे किया था। देर आफ्टर वी डिडक्टेड म्युनिसिपल टैक्सेस, हमारे पास आया नेट एनुअल वैल्यू, देन वी इंट्रोड्यूस सेक्शन 24। हमने सेक्शन 24A यूज किया 30% ऑफ एनएवी डायरेक्ट, यानी बाकी की 70% वैल्यू आ गई आपके पास। और उस 70% वैल्यू में से वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख होगा, अदरवाइज वो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, देयर आर 4 अलग कंडीशन है, तो 30,000। बट लेट आउट प्रॉपर्टी है, वट एवर द कैलकुलेशन कम्स आउट 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख, सारा का सारा मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? अच्छे से, यस सर। गुड गुड, यस वेरी सर। गुड। ठीक है, अब इससे आगे क्या? आप कहेंगे एक्सक्यूज सर मी हमने सर। सब कुछ कर लिया। हाँ जी बोले। सर ये डिडक्शंस सेक्शन 115 बीएससी में भी मिलेंगे क्या? वो हम देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है 115BSc में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट मैं अभी आपको ओल्ड रिजीम से चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमने ओके सर। लास्ट सैलरी चैप्टर में भी यही किया ना, पहले हमने ओल्ड रिजीम से पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि क्या ये आपको 115BSc, बिकॉज अभी मैंने 115BSc इस वाले केस को नहीं स्टडी किया है कि वेदर द डिडक्शन इज गिवन और नॉट, बट आई विल सी इट, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली हम करेंगे ही आगे, ठीक है। अब आपने ये सब ले लिया, अब आगे क्या? आप बोलेंगे सर अब तो आ जाना चाहिए ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ कर लिया, अब तो आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए बात। उससे बाद में एक और चीज होगी, आपने ये वैल्यू आई, इसमें से ये दो चीजें माइनस की, देन देयर आफ्टर क्या आएगा? अच्छा, डिड वी डिस्कस अबाउट अनरियलाइज्ड रेंट? सर उसकी 4 कंडीशंस आपने बताई नहीं थी, वो बची नहीं हुई हैं। बताई, राइट, वो हम करेंगे, लेकिन डिड वी डिस्कस अबाउट द अनरियलाइज्ड रेंट? वो ये तो सब किया था। थोड़ा डिस्कस करा था। हाँ, क्या है अनरियलाइज्ड रेंट? क्या है अनरियलाइज्ड रेंट? When सर the जितना reasonable expected rent is higher than the actual rent. नहीं नहीं, ऐसे मत बताओ, अनरियलाइज्ड रेंट पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। अनरियलाइज्ड रेंट वो जो रेंट है जो रेंट रियलाइज सर नहीं हो हमें गया। एक्रू तो हो गया लेकिन हमें मिला नहीं है सर वो हाँ सिंपल, किसी जो भी रीजन रियलाइज नहीं से। हो पाया, राइट। आपका किराएदार मतलब था, जो टेनेंट थे वो आपको किराया नहीं दे पाए, क्या करेंगे आप? ठीक है, और आपने गवर्नमेंट को प्रूव कर दिया, ये भी ध्यान रखना। अब मैं केस बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज मैं आपको लॉजिक से समझाना चाह रहा हूँ, तो लॉजिक से ही समझेंगे उसे। ये देखिए, in 2015-16 previous year, for example, in previous year 2015-16, आपने गवर्नमेंट को साबित कर दिया, यू हैव प्रूव्ड टू द गवर्नमेंट दैट 4 कंडीशन वर सेटिस्फाइड, और गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई अनरियलाइज्ड रेंट का बेनिफिट ले लो, यही हुआ होगा ना, कुछ ऐसा, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा लो 20,000 का अनरियलाइज्ड रेंट का बेनिफिट ले लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। हाँ। मिस्टर एक्स निकला बेवफा, बेवफा मतलब, बेवफा मतलब उसने आपका रेंट नहीं दिया, ठीक है, और वो गरीब था उस वक्त। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स की लॉटरी लगी अच्छी खासी इन प्रीवियस ईयर, वो आपके पास आया एक बड़ी सी गाड़ी में चश्मा वश्मा लगाकर, और क्या किया उसने आपका, बताइए, इन प्रीवियस ईयर बताइए। कर दिया। रेंट पे कर दिया, ठीक है, रेंट पे कर दिया, यानी ही सेट की देखो, जो आपका रेंट में उस वक्त नहीं दे पाया था, आई एम नॉट पेइंग योर रेंट इन प्रीवियस ईयर 2020-21, ठीक है। अनरियलाइज रेंट क्या कह सकते हैं, अनरियलाइज रेंट क्या हो गया,
रिकवर हो गया ना? सुनो, यस सर। हिंदी मूवी की तरह ये स्टोरी बन रही है कि भाई वो गरीब था, फिर अमीर हुआ, उसके पास वो आया, उसने उसे रेंट दे दिया। कितना दे दिया? 20,000 ही दिया है अभी भी, बट दे दिया, चलो ठीक है। अब आप ये बताइए, 2015-16 में तो आपने इसका बेनिफिट ले लिया, ये सुन नो, लिया है नहीं लिया? यस सर। आपके यस एक्चुअल सर। रेंट में से माइनस हो गया या जैसे भी हुआ, अब आपको ये रेंट यहाँ पर मिल गया, तो इस साल क्या करेंगे? क्या लगता है क्या करेंगे इस साल? बताइए। फिर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। मैं होना तो यही चाहिए ना क्लास, सुन नो, होना तो यही चाहिए। नहीं समझ आ रहा आप सबको? यस सर, यही होना चाहिए। होना यस चाहिए। सर। तब आपको उसका बेनिफिट मिल गया ऑफ ₹20,000, but now you have recovered 20,000 rupees from your previous tenant in previous year 2020-21. Now you can get, you can add this amount, ठीक है? ऐड कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे। किस सेक्शन में ऐड करेंगे? इसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आई थिंक इसका सेक्शन 25A है, सेक्शन 25A। प्लीज एक बार मुझे बुक में देख के बताएंगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली सेक्शन 25 है क्या है, सेक्शन 25A ही है जहाँ तक। सेक्शन 25A ही है, सेक्शन 25A। कई बार ना सेक्शंस याद नहीं रहते हैं, तो सब वही है। यस अच्छा सर। यही है, वही है सर। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर ऐड कर देंगे ना, वो सही बात भी है। उस वक्त आपने इसका बेनिफिट लिया, अब आपको मिल गया, आप ऐड कर लो। बट क्वेश्चन इज हाउ मच, कितना ऐड किया जाए बताइए? 20,000 पूरा ऐड कर दें? होल अमाउंट? यस इट मेक सेंस, भाई 20,000 पूरा कर दो, पूरा ऐड कर। ओके, मैं आपको लॉजिक से बताता हूँ, सेक्शन 25A में तो जो है, बट एक लॉजिक देखो यहाँ। अगर ये 2015-16 में ऐड हो जाता 20,000, कहाँ पे ऐड होता? यहाँ होता ना ऐड, यहाँ होता ना ऐड, ये सुनो क्लास, नेट एनुअल वैल्यू में तो ऐड होता ना वो, ये सुनो, यस सर। ठीक है? उसके बाद आपको 30% ऑफ NAV मिल जाता, ये सुनो। यस सर। हाँ, तो इस एक्स्ट्रा 20,000 का इफेक्टिवली कितना ऐड हुआ है आपकी इनकम में? अगर 30% NAV मिल जाता तो कितना इफेक्टिवली ऐड होता? ओनली 70%, 70%। only how much? Only 70% of 20,000, which is बताओ कितना? 14,000। तो यानी कि बचे, अगर वो 20,000 अगर आप तब ऐड कर देते तो इफेक्टिवली वो 14,000 ही ऐड होता, यस और नो? यस और नो? यस सर। तो अब बताइए, अब ऐड कितना कितना, अब कितना ऐड करना चाहिए जो इस ईयर में मिला है? 20,000 या 14,000? 14,000। 14,000। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट, ठीक है? तो इफेक्टिवली 14 ही ऐड होता। अगर आप यहाँ पे 20,000 ऐड कर देंगे तो एक तरह से ये जस्टिफिएबल नहीं है, इट्स नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है? इफ यू ऐड 14,000 इन एज अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर, इट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली अगर 20,000 तब ऐड करते तो इफेक्टिव जाकर वो सिर्फ 14,000 ही ऐड होता, क्योंकि 30% आपको डिडक्शन ऑलरेडी उस पर मिल जाती। तो इस पे भी तो डिडक्शन मिलनी चाहिए ना इस 20,000 पर, यस और नो? तो ऑल आई कैन डू वन थिंग, 20,000 मल्टीप्लाई 70%, ये ऐड होगा अंडर सेक्शन 25A, कितना? 14,000। Am I clear class? यस सर। यस सर। क्लियर है एवरीवन? सर हाँ जी बोलिए। सर अगर हम ये जो 20% कैलकुलेट करें तो क्या इस ईयर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस ईयर में हमें रिडम्पशन नहीं मिलेगी, सॉरी डिडक्शन? तो बच्चे डिडक्शन लेकर ही तो मैंने 14,000 ऐड किया है ना, देखो ऐसे 30% 70% लिया है ना उसका, यस सर। है ना? क्योंकि अगर तब मिल जाता तब भी 30% की डिडक्शन मिलती, तो इसलिए मैं आई कैन नॉट डायरेक्टली एट एंटायर 20,000,
Therefore, I am giving 30% relief. Therefore, I have multiplied with 70% only. Right? इसलिए मैंने 14,000 ऐड किया. अब क्लियर है आप सबको? Yes, sir. ठीक है. कोई प्रॉब्लम किसी तरह No, की? ठीक है. no, sir. Good. अब हम आगे चलते हैं. इसको हटा देते हैं. सर ये वाला फिर सेक्शन 24 के बाद में ऐड करके दिखाएंगे ये? बिल्कुल बाद में यानी ऐड कि करेंगे. सेक्शन 24 में डिडक्शन करके डिडक्शन पहले वो दिखा के उसके बाद में दिखाएंगे उसका 25 सेंस में. होते क्या है? इसका सेंस है कि पहले आप प्रीवियस ईयर की इनकम ऐड कर लो, उसके बाद अगर किसी ईयर से इनकम बिलोंग करती है वो ऐड करो. नो. यस सर. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम? फिर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन भी डबल कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है. तो इसलिए हम बाद में ऐड करते हैं. ओके सर. अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है वैसे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने में? इजी लग रहा है या नहीं? हाँ जी सर. Yes, sir. सैलरी से तो इजी लग रहा होगा डेफिनेटली, राइट? सैलरी अच्छा था सर. Yes, sir. अच्छा था, सैलरी अच्छा था. ओके. यस सर. Yes, sir. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोरिंग है सर ये. रेंट ये रेंट boring है. बस, कुछ है ही नहीं और. नहीं, अभी बहुत कुछ है, डोंट वरी. ये मुझे टाइम लग रहा है, बस हो गया. ठीक है. बोरिंग इसलिए क्योंकि इजी है ना? यस क्वेश्चन. सर इजी अब आदत नहीं रही ना वो सैलरी करने के बाद. नहीं, डोंट वरी, फिर हम कैपिटल गेन करेंगे. ठीक है. फिर आपको और अच्छा लगेगा. क्योंकि कैपिटल गेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट. पीजीबीवी से ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम में कैपिटल गेन. तो अनरिलाइज्ड रेंट आपने माइनस कर दिया. अब जब आप अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर देंगे बच्चे, तो फाइनली आपका क्या आएगा? फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आप करना चाहते थे. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एम आई क्लियर क्लास? समझ आया? Yes, sir. ठीक है. ओके फाइन. तो ये हमने देख लिया कि हाउस प्रॉपर्टी कैसे करना है. मेन अब देखिए फोकस किस पे किया जाएगा. ओके, वी विल हैव आवर मेन फोकस ऑन सेक्शन 24B, सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 26, सेक्शन 27. बस इतना काम रहता है. सेक्शन 24B को करना, सेक्शन 26 को करना, सेक्शन 27 को करना. देख लेते हैं. सेक्शन 26 इज को ओनरशिप. को ओनरशिप के केसेस को कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद को ओनरशिप केसेस. सेक्शन 27 इज डीम्ड ओनरशिप. मैंने बताया था ना, डीम्ड ओनर. ओनर कैन बी रियल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर. तो हाउ टू कंसीडर, व्हाट आर द केसेस वेयर द ओनर कंसीडर्स डीम्ड ओनर. ये थियरी है. सेक्शन 27 इज प्योरली थियोरेटिकल. एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेक्शन 27 डीम्ड ओनर के केसेस क्या है. सेक्शन 26 हैज प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल एप्लीकेशन, दोनों ही इसके एप्लीकेशन है. ठीक है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है. तो क्लास का टाइम भी हो गया, तो नेक्स्ट डिस्कशन में हम अनरिलाइज्ड रेंट का वही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. बट तो वो दोस 4 कंडीशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. Okay, sir. ओके Okay, फाइन. sir. जस्ट डोंट लीव. एक मिनट रुको. जयति क्या कंफर्म है, क्या पूछ रहे हैं आप? तो वो शायद उसने, जब हम बात कर रहे थे कि जनवरी में कॉलेजेस खोलेंगे, तो उसने शायद उस पे लिखा था. स्टार्टिंग में लिखा था उसने. अब देखो कंफर्म क्या ही है, लाइक अब क्या ही बोले हैं बच्चे. मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि कॉलेजेस खुल जाएं, तो जनवरी एक होता है ना, नया साल है, नया महीना, कॉलेजेस वो खुल भी जाएं. सिर्फ स्पेकुलेशन ही है अभी तो फिलहाल. देखो मोस्ट प्रोबेबली है इस बार तो काफी चांसेस, क्योंकि केसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं अब तो. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. मास्क लगाना पड़ता है. इफ यू आर इन दिल्ली तो आई थिंक इट्स मैंडेटरी, अभी भी दिल्ली में मास्क लगाना है.
बाकी स्टेट्स में तो मुझे जितना मैंने देखा है कि बाकी स्टेट्स में तो लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। लाइक आप हरियाणा तो से दिल्ली देखो। में मैंडेटरी है तब भी कितने लोग नहीं लगाते। हाँ, दिल्ली में ऐसे ही घूमते हैं, मतलब काफी लोग, मतलब व्हेनेवर आई गो आउटसाइड तो तब तो 100% वैक्सीनेटेड भी हैं। हाँ, बहुत लोग, अब तो वैक्सीन काफी अच्छी लग रही है ना, तो वो 100 बातों की एक बात है। किसी को एक बात बोलते हैं ना कि शेर को क्या बोलते हैं, किसी को अगर खून का स्वाद लग जाए तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता।